अब बच्चों हम चर्चा करेंगे प्रश्न संख्या 24 से, जहां से शुरू होते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये 4 नंबर के हैं, या तो प्रश्न 4 नंबर का पूरा है, या फिर 2-2 नंबर के 2 प्रश्न हैं, या फिर 1-1 नंबर के 4 प्रश्न हैं, या फिर 3 नंबर का 1 है, 1 नंबर के 1 है। इस हिसाब से प्रश्न यहाँ से शुरू होते हैं। तो शुरू करते हैं। 24 में क्या पूछा गया था, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। हर साल आता है, सिर्फ केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो पहले में क्या दिया था, जिंक की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ की जाती है। 4 इक्वेशन दे रखी है, प्रत्येक 1 नंबर का है। तो सबसे पहले जिंक का फॉर्मूला रखना है, वो क्या है, जिंक Zn प्लस NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब भी आपस में रिएक्ट होते हैं तो क्या बनता है, Na2ZnO2, इसे कहते हैं सोडियम जिंकेट, और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। ठीक। अब दूसरा क्या था, रक्त तप्त लोहे पर भाप प्रवाहित की जाती है। रक्त तप्त लोहे पर आयरन है, जलता हुआ आयरन है, जिससे वो लाल हो गया है, उस पर जब भाप प्रवाहित की जाएगी, मतलब वाटर किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। आयरन क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, तो क्या होगा, यह आयरन ऑक्साइड बनेगा Fe3O4। साथ में कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। नेक्स्ट इसमें एथेनोइक अम्ल की सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो सबसे पहले एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला लिखेंगे, ये क्या है, CH3COOH। इसका जो कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। ये सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। जब ये रिएक्ट करते हैं आपस में तो क्या बनता है, सोडियम एथेनोएट। ये फॉर्मूला है सोडियम एथेनोएट का, क्या है, CH3COONA प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और वाटर सेपरेट होता है। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या है हमारा, CaSO4 2H2O। ठीक है। जब इसको 373 केल्विन पे गर्म किया जाता है तो क्या बनता है हमारे पास, प्लास्टर ऑफ पेरिस, या शॉर्टकट पे POP बोलते हैं। क्या उसका फॉर्मूला, CaSO4.12H2O प्लस 1/2H2O। इस प्रकार आप केमिकल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 24 में 2 प्रश्न दिए गए थे, 2 में से कोई एक हल करना था। एक की चर्चा हम कर चुके हैं। अब दूसरे में पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त तथा कितने समूह हैं। तो इसका आंसर है, आवर्त इसमें 7 होते हैं, समूह इसमें 18 होते हैं। ये 1 नंबर का प्रश्न था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व M आवर्त सारणी के तीसरे समूह में है, इसके ऑक्साइड का सूत्र लिखिए। इसके ऑक्साइड का सूत्र है आपका M2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24 का उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। 2 नंबर का प्रश्न है, 1 नंबर की डेफिनेशन है, 1 नंबर का एग्जाम्पल है। तो देखते हैं डेफिनेशन क्या है इसकी। इस अभिक्रिया में अम्ल तथा क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। एसिड और बेस रिएक्ट होकर क्या करेंगे, सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। एग्जाम्पल HCl जो कि एक अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है। ठीक है। ये जो आपस में रिएक्शन करेंगे तो NaCl जो कि लवण है प्लस वाटर, ये बनाते हैं। राइट। क्वेश्चन नंबर 25 का रिडॉक्स अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है, निम्नलिखित अभिक्रिया में उपचयित तथा अपचयित पदार्थ बताइए। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, किसमें, इस अभिक्रिया में। तो सबसे पहले जानेंगे रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों एक साथ होता है, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। मीन्स ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन दोनों साथ साथ चलते हैं। अब जो यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है, ये भी एक रिडॉक्स अभिक्रिया है। हमने ये फाइंड आउट करना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे MnO2 का MnCl में क्या हो रहा है, अपचयन। कैसे हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रही है, हट रही है। ऑक्सीजन किस में हटती है, अपचयन के केस में। दूसरा, यहाँ HCl किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2O। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे कौन सी कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, उपचयन। तो यहाँ पे अपचयन हो रहा है, यहाँ पे उपचयन हो रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 का समझाते श्रेणी क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। तो होमोलोगस सीरीज हम समझते हैं क्या होती है, कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसे एक सामान्य सूत्र द्वारा निरूपित किया जा सकता है, समझाते श्रेणी कहलाती है। इसमें 2 क्रमागत सदस्यों में CH2 समूह का अंतर होता है। साथ ही जो इस श्रेणी में होते हैं, ठीक है, तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है और स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी लगभग एक समान होती है। कैसे होती है, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, हमने फर्स्ट लिखा है एल्केन। ठीक है। एल्केन का फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2 लिखा है हमने यहाँ पे कि एक श्रेणी जिसे एक सामान्य सूत्र। तो एल्केन का सामान्य सूत्र ये है। इस एल्केन से मेथेन भी बनता है, एथेन भी बनता है, प्रोपेन भी बनता है, ब्यूटेन भी बनता है। तो ये इनके बीच में सब में देखिए आप CH2 का अंदर है, CH2 CH2 CH2। प्रत्येक 2 क्रमागत सदस्यों के बीच में जो है CH2 का अंतर है, इसीलिए इसको होमोलोगस सीरीज कहते हैं। दूसरा एल्कीन के लिए वही है,
एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n, राइट। तो एल्कीन से हम क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या बनता है इससे, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन और पेंटीन बनता है। तो इनमें भी दो क्रमागत सदस्यों के बीच में कितने का अंदर है, CH2 CH2 CH2। सिमिलर एल्काइन, इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2। एल्काइन के फॉर्मूले से क्या क्या बनता है, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन और पेंटाइन। इसमें भी आप देखिए दो सदस्यों के बीच CH2 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 का अंतर है। तो यही श्रेणी क्या कहलाती है, समजातीय श्रेणी या होमोलोगस सीरीज। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 26 की। इसमें जो पहला पूछा गया था, मनुष्य के शरीर में उस ग्रंथि का नाम लिखिए जो हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करता है। तो उसका आंसर है पैनक्रियाज। ये 1 नंबर का प्रश्न था। खा है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। तो क्यों दी जाती है, आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन कम स्रावित होता है जिससे घेंगा रोग हो जाता है। इसलिए हमें घेंगे रोग से बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। गाँव में क्या पूछा है, समजात तथा समरूप अंगों के एक एक उदाहरण लिखिए। तो समजात अंग का एग्जाम्पल है मनुष्य का हाथ और समरूप अंग का एग्जाम्पल है कीट या पक्षी के पंख। घाय इसमें पूछा गया था, एक लिंगी तथा उभयलिंगी पुष्प का एक एक उदाहरण लिखिए। तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण होता है पपीता और उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण है सरसों। ये चारों के चारों प्रश्न 1-1 नंबर के थे। अगर आपने ये किया है तो आपको पूरे 4 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 का पुनरुद्भवन, पुनर्जनन तथा मुकुलन से आप क्या समझते हैं। रिजनरेशन और बडिंग से हम क्या समझते हैं उसके बारे में आपने लिखना था। 2 नंबर का है, 1 नंबर का पुनर्जनन, 1 नंबर का आपने बडिंग के बारे में लिखना है। तो देखते हैं क्या है। पुनर्जनन किसे कहते हैं, पूर्ण जीव को उसके कटे हुए शारीरिक भागों से पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया पुनर्जनन कहलाती है। यह विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होती है। एग्जाम्पल प्लेनेरिया। जो पुनर्जन्म में आप समझ लो हमारे शरीर का कोई हिस्सा हाथ है, इसी हाथ से हमारा शरीर दोबारा बन गया, इसी प्रोसेस को बोलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये प्लेनेरिया जीव है। जब इसको 3 हिस्सों में काटा जाता है तो प्रत्येक हिस्से की अलग अलग वृद्धि होती है और वृद्धि के पश्चात ये इसी के समान दूसरा जीव बना लेता है, जैसे कि आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपन्न होती है ये सारी प्रोसेस। नेक्स्ट मुकुलन। मुकुलन में जनक जीव के शरीर का छोटा सा भाग मुकुल के रूप में उभरता है जो बाद में अलग होकर नया जीव बन जाता है। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा और यीस्ट। एग्जाम्पल है मुकुलन का हाइड्रा। ये हाइड्रा का पेरेंट जीव है, ठीक है। इसके एक हिस्से से निचला वाला हिस्सा है जो एक उभार हो रहा है और इस उभार को हम कहते हैं मुकुल, जैसे कि आप दूसरे चित्र में देख पा रहे हैं। और जैसे जैसे उभार बड़ा होता जाता है तो ये इसी के समान दूसरा जीव बना लेता है और जब भी इसमें वृद्धि पर्याप्त हो जाती है तो ये यहाँ से अलग होकर सेपरेट हो जाता है और नया जीव बन जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं। अगला प्रश्न है 27 का खा। इसमें पूछा गया है परागण तथा निषेचन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें अंतर देखते हैं क्या है। 2 नंबर का प्रश्न है, 2 अंतर इसमें पर्याप्त है, 1 अंतर का 1 नंबर मिलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं परागण किसे कहते हैं। नंबर 1, इसमें परागकण जिन्हें पॉलिन ग्रेन कहते हैं। परागण अलग होता है पॉलिनेशन, परागकण अलग होता है पॉलिन ग्रेन। तो इसमें परागकण परागकोश जो नर वाला पार्ट होता है से वर्तिकाग्र जो फीमेल वाला पार्ट होता है में पहुंचता है, ठीक है। निषेचन में क्या होता है, यह नर तथा मादा युग्मकों के मिलने की प्रक्रिया है। दूसरा पॉइंट, यह कीट, वायु, जल, पक्षी आदि के माध्यम से होता है, जबकि निषेचन में क्या होता है, परागनलिका के माध्यम से नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंचता है। थर्ड पॉइंट में है, यह निषेचन से पहले होता है, जबकि निषेचन में क्या है, यह परागण के बाद होता है। इन 3 पॉइंट को आप अपने आंसर में आसानी से लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 27 में 2 प्रश्न पूछे थे जिसमें हम एक की चर्चा कर चुके हैं, दूसरे की चर्चा करते हैं। इसके 2 भाग हैं, जिनमें से पहला है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। 2 नंबर का है। 1 नंबर में आपने स्ट्रक्चर बनाना है, 1 नंबर में जो न्यूरॉन है उसका फंक्शन लिखना है। तो देखते हैं, ये आप तंत्रिका कोशिका का चित्र देख सकते हैं।
इस प्रकार से आपने चित्र बनाना था। ये डेंड्रॉइड द्रुमिका है, ये न्यूक्लियस, सेल बॉडी, एक्सॉन। अगर आपने सिर्फ चित्र बनाया है और उसका नामांकन नहीं किया है तब भी आपको 1 नंबर पूरा मिल जाएगा, क्योंकि प्रश्न में सिर्फ पूछा है तंत्रिका कोशिका की संरचना। अगर आपने नामांकन उसके भागों को किया है तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। यह उसका चित्र हो गया। अब हम चर्चा करेंगे इसके फंक्शन की। अब हम चर्चा करेंगे तंत्रिका कोशिका के कार्य की। तो इसका क्या कार्य है? यह शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, यह आपको पता है। नंबर 2, यह वैद्युत आवेग अथवा तंत्रिका आवेग नामक विद्युत संकेतों के रूप में सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। नंबर 3, इसकी सहायता से हमें शरीर में संवेदना ऑब्लिक उत्तेजना, जिसे हम सेंसेशन भी कहते हैं, का पता चलता है। और नंबर 4, इसकी सहायता से प्रतिवर्ती क्रिया होती है। 1 नंबर का है। इनमें से अगर आप कोई भी 2 पॉइंट लिख लोगे तो आपको 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। तो ये नर्व सेल क्या करती है? जो हमें दर्द महसूस हो रहा है, इसकी सूचना जो हमारे दिमाग तक जा रही है, जो भी हमें बॉडी में सेंसेशन हो रहा है, जो भी हमें पेन फील हो रहा है, वो सारा काम ये नर्व सेल करती है, न्यूरॉन करता है, एक स्थान से इंफॉर्मेशन को दूसरे स्थान में पहुंचाने का। अब हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि पूछा गया है मानव में बच्चे का निर्धारण कैसे होता है। 2 नंबर का है, तो इसके बारे में हमने जानना है। तो देखते हैं क्या है। मनुष्य में लिंग का निर्धारण लिंग गुणसूत्र द्वारा होता है। ठीक है, अब इस डायग्राम को भी समझाएंगे, पहले देख लेते हैं। मनुष्य में 46 गुणसूत्र या 23 जोड़ी पाए जाते हैं, जिनमें से 44 गुणसूत्र जो कि 22 जोड़ी होती है, नर व मादा में एक समान होती है, मेल और फीमेल में एक जैसी होगी, जिन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। ऑटोसोम्स का मतलब होता है दैहिक गुणसूत्र, जो हमारी देह का निर्माण कर रहे हैं। देह में क्या आता है? नाक, कान, गाल, हाथ, पांव, ये सारा क्या हमारा ऑटोसोम्स बनाता है। इसलिए मेल और फीमेल में हमारा क्या है? सब में एक जैसी संरचना पाई जाती है। 23वां जोड़ा जो होता है वो लिंग गुणसूत्र कहलाता है। जो मादा में होता है वो XX, जो नर में होता है वो XY। बच्चे के लिंग का निर्धारण शुक्राणु करता है। यदि X गुणसूत्र का शुक्राणु X गुणसूत्र के अंडाणु से निषेचित होगा तो मादा, एवं यदि Y शुक्राणु X अंडाणु से निषेचित होगा तो नर शिशु का जन्म होगा। ठीक है, ये इसके बारे में है। अब ये मैप में जो हमने बनाया है, इसी मैप के हिसाब से हमने ये यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, फीमेल में जो 23वां जोड़ा होता है वो हमने शो कर रखा है XX, और फीमेल में होता है XY। ठीक है, तो XX और XY यहाँ सेपरेट हो गया। जब इसका X क्रोमोसोम्स मेल के X क्रोमोसोम से निषेचित हो रहा है तो क्या बन रहा है? XX फीमेल। जब फिर इसका X क्रोमोसोम्स मेल के Y क्रोमोसोम से निषेचित हो रहा है तो क्या बन रहा है? XY, मतलब मेल बन रहा है। सिमिलर, इसका X क्रोमोसोम्स और इसका X क्रोमोसोम आपस में मिल रहा है तो क्या बन रही? फीमेल बन रहा है। और मेल का Y क्रोमोसोम और फीमेल का X क्रोमोसोम जब आपस में मिल रहा है तो क्या बन रहा है? XY, मतलब मेल बच्चा बन रहा है। इस प्रकार से जो सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द ह्यूमन है वो डिपेंड करता है स्पर्म पे। स्पर्म किस में होते हैं? मेल पे होते हैं, और मेल ही जिम्मेदार होता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं 44 + XX, मतलब जो 44 गुणसूत्र है जो ऑटोसोम्स हैं, और ये 23वां जोड़ा XX अगर है तो वो क्या बन गया? मादा। अगर 44 + XY है तो वो क्या हो गया? नर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 22 + XX। 22 किस में कंसिडर करें? ये जोड़ा है, ये पेयर में है, ये जोड़े में नहीं है, तो ये क्या हो गया? फीमेल। अगर 22 + XY हो गया तो ये क्या हो गया? मेल।